हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपको 2026 की मूवी धुरंधर दी रिवेंज की पूरी कहानी समझाने वाला हूं। लेकिन इस मूवी को सही से समझने के लिए आपको इसका पहला पार्ट धुरंधर देखना बहुत जरूरी है। उसका एक्सप्लेनेशन मैंने पहले ही कमेंट सेक्शन में दे रखा है, तो बिना समय बर्बाद किए चलिए शुरू करते हैं धुरंधर दी रिवेंज का एक्सप्लेनेशन। मूवी की शुरुआत होती है हमजा यानी जसक्रीत की बैक स्टोरी से। जसक्रीत पंजाब के एक छोटे से गाँव में अपने माता पिता और दो बहनों के साथ रहता था। उसके दादा और पिता दोनों ही सेना में थे, इसीलिए जसक्रीत ने भी सेना में जाने का फैसला किया था। लेकिन जब वह रामगढ़ पोस्ट पर अपनी मिलिट्री ट्रेनिंग कर रहा था, तभी एक छोटा सा जमीन का विवाद उसकी पूरी जिंदगी बदल देता है। एमएलए सुखविंदर और उसके परिवार के 12 लोगों ने मिलकर जसक्रीत के पिता की बेरहमी से हत्या कर दी और उनकी लाश को उन्हीं के खेत में टांग दिया। इसके बाद उन्होंने उसकी दोनों बहनों हरलीन और जसलीन के साथ भी बहुत गलत किया। हरलीन को मार दिया गया, जबकि जसलीन को अपने पास कैद करके रखा गया। जसक्रीत की मां ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराने की बहुत कोशिश की, लेकिन सुखविंदर एक ताकतवर एमएलए था, इसलिए पुलिस ने उनकी एक भी नहीं सुनी। इसके बाद जसक्रीत वापस आता है और अपने दोस्त गुरबाज के साथ इलाहाबाद जाता है, जहां वह आतिफ अहमद से मिलने पहुंचता है। असल में गुरबाज के पिता पंजाब में नशे का कारोबार करते थे और वह माल यूपी के गैंगस्टर आतिफ अहमद से लेते थे। इसी वजह से गुरबाज वहां नशे का बड़ा ऑर्डर देने के साथ साथ एक AK-47, कुछ मैगजीन और एक गन भी लेता है। जब आतिफ उससे पूछता है कि उसे गन की क्या जरूरत है, तो गुरबाज झूठ बोल देता है कि यह उसके पिता ने मंगवाई है, लेकिन असल में वह गन जसक्रीत के लिए ली गई थी ताकि वह अपनी बहन को छुड़ा सके और अपने परिवार के साथ हुए जुल्म का बदला ले सके। गुरबाज जसलीन से प्यार करता था और वह उससे वादा करता है कि वह उससे शादी करेगा और उसका हमेशा ख्याल रखेगा। इसके बाद जसक्रीत गुरबाज को वहां से भेज देता है और खुद गन लेकर सीधे सुखविंदर के घर में घुस जाता है, जहां उसके बेटे की शादी की तैयारियां चल रही होती हैं। जसक्रीत सीधे सुखविंदर के सामने पहुंचकर अपनी बहन के बारे में पूछता है, लेकिन सुखविंदर उसे कुछ भी बताने से मना कर देता है। अब जसक्रीत के सिर पर खून सवार था। वह एक एक करके सुखविंदर और उन सभी 12 लोगों को मार देता है जिन्होंने उसके पिता की हत्या की थी और उसकी बहनों के साथ अत्याचार किया था। इसी दौरान उसे जसलीन भी मिल जाती है, जिसे सुखविंदर ने एक जगह कैद करके रखा हुआ था। लेकिन इतने सारे लोगों की हत्या करने की वजह से जसक्रीत को कोर्ट से सजा मिलती है और उसे फांसी की सजा सुनाई जाती है। जो जसक्रीत एक समय देश की सेवा करने के लिए सेना में जाना चाहता था, वही अब एक अपराधी बन चुका था, क्योंकि सिस्टम ने उसका साथ नहीं दिया। जेल जाने से पहले वह अपनी माँ और बहन से आखिरी बार मिलता है। साथ ही वह गुरबाज से कहता है कि वह जसलीन से शादी कर ले और उसकी माँ व बहन का ख्याल रखे। गुरबाज भी उससे वादा करता है कि वह उसकी फैमिली की पूरी जिम्मेदारी उठाएगा। इसके बाद जसक्रीत जेल चला जाता है। अब कहानी आगे बढ़ती है साल 2002 में, जब जसक्रीत को एक जेल से दूसरी जेल में ट्रांसफर किया जा रहा था। तभी अचानक कुछ लोग उस पर हमला कर देते हैं और उसे किडनैप कर लेते हैं। यह हमला किसी और ने नहीं बल्कि अजय सन्याल ने करवाया था। यहीं पहली बार जसक्रीत की मुलाकात अजय सन्याल और शशांक बंसल से होती है। वे उसे बताते हैं कि वे उसे फांसी से बचा सकते हैं, लेकिन इसके बदले उसे उनका एजेंट बनकर पाकिस्तान जाना होगा और उनके मिशन को पूरा करना होगा। अब जसक्रीत के पास एक मौका था अपने देश के लिए कुछ करने का। उसके पिता और दादा दोनों ही सेना में थे, इसीलिए उसके अंदर देशभक्ति पहले से ही थी। वह इस मिशन के लिए हाँ कर देता है, क्योंकि वैसे भी उसे मरना ही था। लेकिन अगर उसकी जान देश के काम आ जाए तो इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। अजय सन्याल उसे यह भी भरोसा दिलाता है कि उसकी माँ और बहन का पूरा ख्याल रखा जाएगा। इसके बाद जसक्रीत की कड़ी ट्रेनिंग शुरू होती है, जो पूरे 2 साल तक चलती है। इस दौरान जसक्रीत एक नई पहचान अपनाता है और वह जसक्रीत से हमजा बन जाता है। सरकार इस पूरी घटना को एक किडनैपिंग केस की तरह दिखाती है ताकि किसी को सच्चाई का पता न चले। सरकार की तरफ से उसकी माँ और बहन को 36 साल तक हर महीने 30,000 रुपये दिए जाने का इंतजाम किया जाता है। जसक्रीत की माँ और बहन को यही लगता है कि वह अब इस दुनिया में नहीं रहा। अब हमजा को दुबई के रास्ते कराची जाना होता है, जहाँ उसे आलम नाम के एक व्यक्ति से मिलना होता है। अजय उसे यह भी बताता है कि वहाँ उनका एक और एजेंट है जो सामने तो कभी नहीं आएगा, लेकिन हमेशा उसकी मदद करता रहेगा। अब वह एजेंट कौन है, ये हमें आगे कहानी में पता चलेगा। अब कहानी आ जाती है साल 2009 में, जहां हमजा कराची में अपने मिशन पर काम कर रहा होता है। वह आलम को अपनी अब तक की पूरी कहानी बताता है, कैसे उसने रहमान कैट को खत्म किया और अब असलम नाम अंडरवर्ल्ड में तेजी से उभर रहा है। रहमान कैट की मौत के बाद पूरे इलाके में छोटे छोटे गैंग एक्टिव हो जाते हैं, लेकिन उनमें सबसे बड़ा नाम होता है अरशद पप्पू। दूसरी तरफ रहमान का भाई उजैर अपने भाई की मौत का बदला लेने के लिए तड़प रहा होता है। तभी हमजा उजैर के सामने अरशद पप्पू के खास आदमी रिजवान को लेकर आता है। रिजवान असल में एक भारतीय एजेंट होता है जो
अरशद पप्पू के गैंग में रहकर अंदर की जानकारी निकाल रहा था। रिजवान उजैर को बताता है कि रहमान की मौत के पीछे सिर्फ असलम ही नहीं बल्कि अरशद पप्पू का भी हाथ है। यह सुनते ही उजैर भड़क उठता है और हमजा के साथ मिलकर पूरे इलाके में आग लगा देता है। इसके बाद अरशद पप्पू और रहमान के गैंग के बीच जबरदस्त गैंगवार शुरू हो जाती है, जहां गोलीबारी और बम धमाके आम बात बन जाते हैं। असलम इस पूरे खेल को शांति से देख रहा होता है क्योंकि यह सब हमजा के प्लान का हिस्सा था। दरअसल हमजा चाहता था कि अरशद पप्पू खुद बाहर निकले ताकि उसे खत्म किया जा सके। यहाँ पर हमजा का ससुर जमाली काम आता है। वह अरशद पप्पू को फोन करके झूठ बोलता है कि हमजा ने उसके साथ भी धोखा किया है और वह अभी भी रहमान का आदमी है। जमाली उसे भरोसा दिलाता है कि वह उसे एक सुरक्षित जगह पर भेजेगा जहाँ कोई उसे नुकसान नहीं पहुँचा पाएगा। अरशद पप्पू उसकी बात मान लेता है और जैसे ही वह उस जगह पर पहुँचता है वहाँ पहले से ही हमजा और उजैर उसका इंतजार कर रहे होते हैं। मौका मिलते ही दोनों मिलकर अरशद पप्पू को मार देते हैं और उसे सबके सामने खत्म कर दिया जाता है। इसके बाद उजैर उसके सिर के साथ फुटबॉल खेलता है ताकि पूरे इलाके को यह दिखा सके कि उसने अपने भाई की मौत का बदला ले लिया है। लेकिन अभी भी एक बड़ा नाम बचा हुआ था, असलम। असलम के सिर पर बड़े साहब का हाथ था, इसलिए उसे छू पाना आसान नहीं था। इसलिए असलम एक प्लान बनाता है। वह उजैर को गिरफ्तार करके जेल में मार देगा और बाहर यह खबर फैला देगा कि उसकी मौत एक एक्सीडेंट थी। यह बात जमाली और इकबाल दोनों को पता चल जाती है। जमाली तुरंत यह जानकारी हमजा को देता है और हमजा बिना देर किए उजैर को दुबई भेज देता है। लेकिन असल में हमजा का प्लान कुछ और ही था। वह जानता था कि जैसे ही उजैर रास्ते से हटेगा रहमान की गद्दी पर वहीं बैठेगा और बिल्कुल ऐसा ही होता है। हमजा दुबई में उजैर की लोकेशन पुलिस को दे देता है जिससे उजैर गिरफ्तार हो जाता है। अब कराची के अंडरवर्ल्ड में हमजा सबसे ऊपर पहुंच चुका था। वह रहमान कैट की गद्दी पर बैठ जाता है और पूरे इलाके का नया बादशाह बन जाता है। अब हमजा ने अंडरवर्ल्ड में अपनी पकड़ मजबूत कर ली थी। उसके रिश्ते इकबाल और शेरानी दोनों के साथ अच्छे हो चुके थे और अब लोग उसे भी रहमान की तरह इज्जत देने लगे थे। लेकिन हमजा का मिशन अभी खत्म नहीं हुआ था। वह जमाली से कहता है कि अब समय आ गया है पाला बदलने का। वह उसे नवाब शफीक की पार्टी ज्वाइन करने के लिए कहता है जो जरवारी की विरोधी पार्टी थी। असल में हमजा जरवारी को सत्ता से हटाना चाहता था क्योंकि उसे पता था कि उसी के आदेश पर असलम ने 4 बेगुनाह बलोच लड़कों को मारा था और उन्हें आतंकवादी बताकर मेडल भी हासिल कर लिया था। जमाली हमजा की बात मान लेता है और नवाब शफीक की पार्टी में शामिल हो जाता है। हमजा अपनी चालों से चुनाव जितवा देता है और धीरे धीरे हर तरफ अपनी पकड़ बना लेता है। अब हमजा के रिश्ते बलोच और शेरानी दोनों के साथ मजबूत हो चुके थे और उसे शेर बलोच के नाम से सम्मान मिलने लगा है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। साल 2014 आता है जब भारत में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनते हैं और इसके साथ ही पूरे हालात बदल जाते हैं। अब तक जो काम ये लोग आसानी से कर रहे थे जैसे बम धमाके और हमले, अब उतना आसान नहीं रहने वाला था। इसी दौरान हमें इकबाल के पिता के बारे में पता चलता है जिन्होंने 1971 की जंग लड़ी थी जब बांग्लादेश और पाकिस्तान अलग हुए थे। लेकिन उन्होंने उस समय बांग्लादेशी महिलाओं के साथ गलत किया था और अब वही बातें वे बार बार इकबाल को ताना मारकर याद दिलाते रहते हैं। इकबाल इन बातों को नजरअंदाज करता रहता है लेकिन अंदर ही अंदर उसका गुस्सा बढ़ता जा रहा था। तभी इकबाल को बड़े साहब का कॉल आता है जो हमजा से मिलना चाहते थे। इसके बाद इकबाल, जमाली और हमजा तीनों बड़े साहब से मिलने जाते हैं। वह एक बहुत ही ताकतवर और बड़ा आदमी था लेकिन कई सालों से बीमार चल रहा था। यहीं पर हमजा को एक चौंकाने वाला सच पता चलता है। बड़ा सांप कोई और नहीं बल्कि दाऊद इब्राहिम था। दाऊद जैसे खतरनाक डॉन का इस पूरे खेल में शामिल होना हमजा के लिए भी एक बड़ा झटका था। दाऊद और इकबाल मिलकर भारत को अंदर से कमजोर करने की साजिश रच रहे थे। उनका प्लान था पंजाब में नशे का कारोबार फैलाना और उससे आने वाले पैसों से हथियार खरीदकर भारत में हमले करवाना। इस बार फिर पंजाब से कुछ लोग पाकिस्तान आने वाले थे जो नशे का माल खरीदने वाले थे और उनकी देखरेख की जिम्मेदारी हमजा को दी जाती है। साथ ही दाऊद जावेद खनानी को आदेश देता है कि वह जल्द से जल्द 60,000 करोड़ की नकली करेंसी तैयार करे ताकि भारत की अर्थव्यवस्था को कमजोर किया जा सके। अब हमजा के सामने एक बहुत बड़ा खेल शुरू हो चुका था। अब कहानी एक खतरनाक मोड़ लेने वाली थी। हमजा एयरपोर्ट पर पंजाब से आए लोगों को लेने पहुंचता है लेकिन जैसे ही वह उन्हें देखता है वह हैरान रह जाता है। उन लोगों में गुरबाज भी शामिल था। वही गुरबाज जो कभी उसका सबसे करीबी दोस्त था और जो अब उसकी बहन का पति भी था। आज वही गुरबाज उसके सामने अपने ही देश का दुश्मन बनकर खड़ा था। गुरबाज अब सीधे पाकिस्तान से ड्रग्स खरीदकर पंजाब में बेच रहा था लेकिन गुरबाज हमजा को पहचान नहीं पाता क्योंकि अब जसप्रीत पूरी तरह बदल चुका था। इसके बाद सभी लोग जावेद खनानी के अड्डे पर मिलते हैं जहां ड्रग्स की डील फाइनल होती है। डील पूरी होने के बाद हमजा अपने घर पर पंजाब से आए मेहमानों के लिए एक पार्टी रखता है। इस पार्टी में सभी लोग मौजूद होते हैं सिवाय इकबाल के। पार्टी के दौरान गुरबाज काफी नशे में होता है तो हमजा उसे संभालते हुए वॉशरूम तक ले जाता है। यहीं से कहानी का सबसे इमोशनल और खतरनाक मोड़ शुरू होता है। वॉशरूम में गुरबाज हमजा से एक अजीब सवाल पूछता है, क्या तुम्हें कभी अपने घर की
याद नहीं आती। यह सुनते ही हमजा समझ जाता है कि गुरबाज उसे पहचान चुका है। गुरबाज उसे बताता है कि वह अब सिर्फ एक बिजनेसमैन है और भारत अब उसका देश नहीं है। वह एक आजाद पंजाब चाहता है और इसी वजह से वह इस रास्ते पर चल पड़ा है। गुरबाज आगे कहता है कि जब हमजा की माँ के अकाउंट में हर महीने पैसे आने लगे थे तभी उसे शक हो गया था कि हमजा कोई साधारण इंसान नहीं बल्कि एक भारतीय एजेंट है। अब उसे पूरा यकीन हो चुका था। वह हमजा से कहता है, हम दोनों साथ बड़े हुए हैं लेकिन इस सिस्टम ने हमें कुछ नहीं दिया, और फिर वह धमकी देता है कि वह उसकी सच्चाई सबको बता देगा। हमजा उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन गुरबाज उस पर हमला कर देता है। अब हमजा के पास कोई रास्ता नहीं बचता और मजबूरी में उसे अपने ही दोस्त को मारना पड़ता है। यह पल हमजा के लिए अंदर से तोड़ देने वाला था, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इस पूरे वाकये को आलम देख लेता है। आलम समझ जाता है कि हमजा अब बहुत आगे बढ़ चुका है। वह खुद पर गुरबाज के मर्डर का इल्जाम ले लेता है और सबके सामने खुद को एक भारतीय जासूस बता देता है। इसके बाद एएसपी उमर आलम से पूछताछ करने लगा है कि उसके साथ और कौन कौन शामिल है। हमजा यह सब सुन लेता है और यह समझ जाता है कि आलम को बहुत बुरी तरह टॉर्चर किया जाएगा, इसलिए वह एक बड़ा फैसला लेता है और वहीं पर आलम को गोली मार देता है ताकि उसे दर्दनाक मौत से बचाया जा सके। लेकिन इस घटना के बाद असलम और उमर दोनों को हमजा पर शक होने लगा है। अब उन्होंने फैसला कर लिया था कि वे हमजा पर नजर रखेंगे। अब हालात तेजी से बदलने वाले थे। असलम और उमर दोनों को हमजा पर शक हो चुका था और यह बात हमजा की पत्नी एलिना भी सुन लेती है। एलिना अब एक माँ बन चुकी थी और अपने बच्चे को लेकर बहुत संवेदनशील थी। शक के चलते वह हमजा का सामान चेक करती है, जहाँ उसे एक डायरी मिलती है। इस डायरी में हमजा ने अपने दुश्मनों के नाम लिख रखे थे और यह देखकर एलिना समझ जाती है कि हमजा कोई आम इंसान नहीं बल्कि एक भारतीय एजेंट है। जैसे ही हमजा घर लौटता है, एलिना उस पर बंदूक तान देती है। वह गुस्से में उससे सच जानना चाहती है। अब यहाँ हमजा उसे समझाता है कि वह पाकिस्तान का दुश्मन नहीं है बल्कि उन लोगों का दुश्मन है जो मासूम लोगों की जान लेते हैं। वह उसे बताता है कि कैसे इन लोगों ने अलग अलग हमलों में भारत के कई निर्दोष लोगों को मारा है और वह सिर्फ उन्हें रोकने के लिए यहाँ आया है। यह सब सुनने के बाद एलिना शांत हो जाती है और वह हमजा का सच छुपाने का फैसला करती है, लेकिन वह एक शर्त रखती है कि उनके बच्चे को किसी भी तरह का नुकसान नहीं होना चाहिए। हमजा उसकी बात मान लेता है और एलिना उसे माफ भी कर देती है, लेकिन खतरा अभी टला नहीं था। दूसरी तरफ इकबाल अपने पिता की बातों से तंग आ चुका था। गुस्से में आकर वह अपने ही पिता की हत्या कर देता है। अब हमजा असलम को रास्ते से हटाने का प्लान बनाता है। उधर उजेर को दुबई से पाकिस्तान वापस लाया जा रहा था और असलम यह तय करता है कि वह उजेर को जेल पहुंचने से पहले ही मरवा देगा, लेकिन हमजा पहले ही चाल चल देता है। वह शेरानी से मिलकर उसे सच बता देता है कि उसके 4 बेगुनाह बलोच लड़कों को असलम ने ही मारा था। यह सुनते ही शेरानी गुस्से से भर जाता है और हमजा से कहता है कि बस उसे सही समय और जगह बता दे, बाकी वह संभाल लेगा। हमजा अपने मुखबिरों के जरिए पता लगा लेता है कि असलम किस रास्ते से जाएगा और यह जानकारी बलोच आर्मी तक पहुंचा देता है। इसके बाद मौके का इंतजार किया जाता है। जैसे ही सही समय आता है, एक बम से भरी गाड़ी असलम की गाड़ी से टकरा दी जाती है और इसी के साथ असलम का अंत हो जाता है। अब हमजा का रास्ता पूरी तरह साफ हो चुका था। अब कहानी अपने आखिरी और सबसे खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी थी। हमजा अजय सन्याल को 60,000 करोड़ की नकली करेंसी के बारे में जानकारी देता है जो दाऊद भारत भेजने वाला था। यह खबर मिलते ही अजय तुरंत भारत के प्रधानमंत्री तक यह सूचना पहुंचाता है और इसके बाद देश में बड़े नोटों को बंद करने का फैसला लिया जाता है। इस फैसले से हर तरफ अफरा तफरी मच जाती है और दाऊद का पूरा प्लान हिल जाता है। अब अजय सन्याल हमजा को खुली छूट दे देता है, जितनों को खत्म कर सकते हो करो। इसके बाद पाकिस्तान में कई बड़े आतंकवादियों को एक एक करके मार गिराया जाता है। हमजा भी इस मिशन में कई खतरनाक लोगों को खत्म कर देता है, जिनमें जावेद खनानी और जहूर लखवी जैसे नाम शामिल थे। अब भारत की तरफ से एक बड़ा जवाब आता है और पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक की जाती है। इसी दौरान हमें साजिया बानो नाम की एक डॉक्टर दिखाई जाती है जो हमजा की मदद करती है। वह हमजा को एक खास जहर देती है जो देखने में फूड पॉइजनिंग जैसा लगता है, लेकिन धीरे धीरे इंसान को मौत के घाट उतार देता है। हमजा इस जहर का इस्तेमाल दाऊद को मारने के लिए करना चाहता था, लेकिन उसे सही मौका नहीं मिल पाता। दूसरी तरफ दाऊद और इकबाल समझ जाते हैं कि हालात बदल रहे हैं, इसलिए वे भारत में बड़ा हमला करवाने का प्लान बनाते हैं। इकबाल हमजा को हथियारों की डिलीवरी के लिए बुलाता है, लेकिन अब तक उसे हमजा पर शक हो चुका था। उधर उमर एलिना के पास पहुंच जाता है और उसके बच्चे को बंदूक की नोक पर रखकर उससे सच उगलवा लेता है। मजबूर होकर एलिना बता देती है कि हमजा एक भारतीय एजेंट है। यह बात इकबाल तक पहुंच जाती है। अब इकबाल हमजा को एक जाल में फंसाता है। हमजा जब वहां पहुंचता है तो उसे चारों तरफ से घेर लिया जाता है और इकबाल उसे बेरहमी से मारता है, लेकिन हमजा पहले से तैयार
था उसने हथियारों में ही बम सेट कर दिए थे। जैसे ही इकबाल बटन दबाता है चारों तरफ धमाके होने लगे हैं। इस अफरा तफरी का फायदा उठाकर हमजा बाहर निकल जाता है और फिर शुरू होती है दोनों के बीच आखिरी लड़ाई। बाहर बलोच आर्मी भी हमला कर देती है और आखिरकार हमजा इकबाल को मार गिराता है। इसके बाद वह आखिरी बार एलिना को कॉल करता है और उससे और अपने बच्चे से अपने प्यार का इजहार करता है, लेकिन तभी उमर उसे पकड़ लेता है और उसे टॉर्चर के लिए ले जाया जाता है। वहाँ एक ऑफिसर हसन उससे जानकारी निकालने की कोशिश करता है, लेकिन तभी अजय सन्याल का कॉल आता है। अजय हसन को धमकी देता है कि अगर उसने हमजा को नहीं छोड़ा तो वह उसका एक वीडियो दुनिया के सामने ला देगा जिसमें वह अपने देश की जानकारी बेच रहा होता है। यह सुनते ही हसन डर जाता है और हमजा को छोड़ने के लिए मान जाता है, लेकिन किसी पर तो इल्जाम लगाना था, इसलिए पूरा दोष उजेर पर डाल दिया जाता है और उसे मार दिया जाता है। इसके बाद हमजा को छोड़ दिया जाता है। जब वह कार में बैठता है तो उसमें जमाली बैठा होता है। यहीं एक बड़ा खुलासा होता है, जमाली ही असल में भारत का एजेंट था जो पिछले 45 सालों से पाकिस्तान में रहकर जानकारी दे रहा था। वह हमजा को बताता है कि जिस जहर से वह दाऊद को मारना चाहता था वह काम वह पहले ही कर चुका है। दाऊद अब मौत के करीब है। यह सुनकर हमजा पूछता है एलिना और मेरे बच्चे का क्या होगा। जमाली उसे समझाता है कि अब उसके लिए बेहतर यही है कि वह उन्हें भूल जाए, क्योंकि एक एजेंट की जिंदगी में रिश्तों की जगह नहीं होती। इसके बाद हमजा भारत वापस लौटा है और अपने गांव जाता है, लेकिन वहां वह देखता है कि उसकी माँ, बहन और उसका परिवार अब अपनी जिंदगी में खुश हैं। उन्होंने मान लिया है कि जसक्रीत अब इस दुनिया में नहीं रहा। यह देखकर हमजा एक बड़ा फैसला लेता है। वह उनसे मिले बिना ही वापस लौट जाता है। वह जानता था कि अब वह सिर्फ जसक्रीत नहीं बल्कि एक एजेंट है और उसका अगला मिशन उसका इंतजार कर रहा है। इसी के साथ यह कहानी यहीं खत्म होती है।